आज का करंट अफेयर 22 नवंबर 2023। उत्तरकाशी सुरंग हादसा। तो इस समय सभी को पता ही होगा उत्तरकाशी सुरंग हादसा। इसमें फंसे हुए हैं सब लगभग 41 मजदूर। तो हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे एक निर्माणाधीन सिलक्यारा बड़कोट सुरंग ढह गई, जिससे बड़ी संख्या में श्रमिक सुरंग के अंदर फंस गए हैं। तो यह घटना सुरंग निर्माण के विषय में चिंताएं बढ़ाती है, साथ ही संभावित कारणों और निवारक उपायों की बारीकी से जांच करने के लिए प्रेरित करती है। अब सुरंग ढहने का संभावित कारण क्या हो सकता है? सिलक्यारा बड़कोट सुरंग केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है। सुरंग के निर्माण का टेंडर भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा हैदराबाद की नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी को दिया गया था। सुरंग ढहने के संभावित कारण। सुरंग ढहने का सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन एक संभावित कारण यह हो सकता है सुरंग के मुहाने के लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित ढहे हुए भाग में अज्ञात खंडित या कमजोर चट्टान का हिस्सा हो सकता है, जिसका निर्माण के दौरान पता नहीं चल पाया। इस क्षतिग्रस्त चट्टान से जल का रिसाव, जो समय के साथ ढीले चट्टानी कणों को नष्ट कर देता है, ने सुरंग संरचना के ऊपर के अदृश्य रिक्त स्थान बना दिया। सुरंग निर्माण के महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं? सुरंग खुदाई तकनीक, ड्रिल और ब्लास्ट विधि। इसमें चट्टान में छेद करना और उसे तोड़ने के लिए विस्फोटों का उपयोग करना शामिल है। चुनौतीपूर्ण क्षेत्र के कारण हिमालय, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में प्रायः डीबीएम यानी ड्रिल और ब्लास्ट विधि का उपयोग किया जाता है। टनल बोरिंग मशीनें, यह पूर्व निर्मित कंक्रीट खंडों के साथ सुरंग को पीछे से सहारा देते हुए चट्टान में खेद करती है। यह अधिक महंगा लेकिन सुरक्षित तरीका है। टीबीएम का उपयोग तब आदर्श माना जाता है जब चट्टान का आवरण 400 मीटर तक ऊंचा हो। दिल्ली मेट्रो के लिए भूमिगत सुरंगें टीबीएम का उपयोग करके कम गहराई पर खोदी गई। सुरंग निर्माण के पहलू। चट्टान की जांच, इसकी भार वहन क्षमता और स्थिरता का आकलन करने के लिए भूकंपीय तरंगों एवं पेट्रोग्राफिक विश्लेषण के माध्यम से चट्टान की क्षमता व संरचना की पूरी तरह से जांच करना। निगरानी और समर्थन, शॉटक्रीट, रॉक बोल्ट, स्टील रिब्स और विशेष सुरंग पाइप छतरियां जैसे विभिन्न समर्थन तंत्रों के साथ साथ तनाव एवं विरूपण मीटर के उपयोग से निरंतर निगरानी करना। भूविज्ञानी आकलन, भूविज्ञानी सुरंग की जांच करने, संभावित विफलताओं की भविष्यवाणी करने और चट्टान की स्थिरता अवधि निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में अन्य प्रमुख सुरंगें कौन सी हैं? तो अटल सुरंग रोहतांग सुरंग के रूप में भी जाना जाता है। भारत के हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली राजमार्ग पर हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में रोहतांग दर्रे के नीचे बनी एक राजमार्ग सुरंग है। 9.02 किलोमीटर की लंबाई के साथ यह विश्व में 10,000 फीट यानी 3,048 मीटर से ऊपर की सबसे लंबी सुरंग है। पीर पंजाल रेल सुरंग 11.2 किलोमीटर लंबी। यह सुरंग भारत की सबसे लंबी रेल परिवहन सुरंग है। यह काजीगुंड तथा बारामूला के बीच पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है। जवाहर सुरंग, इसे बनिहाल सुरंग भी कहा जाता है। इस सुरंग की लंबाई 2.85 किलोमीटर है। यह सुरंग श्रीनगर तथा जम्मू के बीच पूरे वर्ष सड़क संपर्क की सुविधा प्रदान करती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सड़क सुरंग, इसे पहले चेनानी नसरी सुरंग के नाम से जाना जाता था तथा यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। इस सुरंग की लंबाई 9.3 किलोमीटर है। आगे की राह देखते हैं। नियमित रखरखाव, संबंधित मुद्दों की तुरंत पहचान करने तथा उनके निपटान के लिए संरचनात्मक अखंडता, जल निकासी प्रणालियों एवं वेंटिलेशन के निरीक्षण सहित एक सुदृढ़ रखरखाव कार्यक्रम लागू करने की आवश्यकता है। संरचनात्मक स्थिति का निरंतर आकलन करने, किसी भी संभावित कमजोरी अथवा विसंगतियों का शीघ्र पता लगाने के लिए सेंसर एवं निगरानी प्रौद्योगिकियों को नियोजित किया जाना चाहिए। जोखिम मूल्यांकन तथा तत्परता, तो इसमें उपयोग कारकों, पर्यावरण तथा भूविज्ञानिक वस्तुओं की समीक्षा करना चाहिए। प्रशिक्षण तथा जागरूकता भी होना चाहिए, जैसे कि सुरंग प्रबंधन और आपातकालीन प्रक्रियाओं के संबंध में कर्मियों को प्रशिक्षण देना। प्रौद्योगिकी एकीकरण, अधिक कुशल निरीक्षण के अब इसमें रख रखाव और संभावित मुद्दों का शीघ्र पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन अथवा
रोबोटिक जैसी तकनीक रखा जाना चाहिए। अब आगे आता है भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता चर्चा में क्यों है। हाल ही में दूसरी बार भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली भारत में आयोजित की गई, जहां दोनों देशों के विदेश विदेश मंत्रियों द्वारा रक्षा मंत्रियों ने बैठक में भाग लिया है। ऑस्ट्रेलिया दे सकते हैं यहाँ पर। वार्ता की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो बेहतर सहयोग। दोनों देशों ने अपने रणनीतिक संबंधों को सशक्त करने में इन पहलुओं के महत्व को रेखांकित करते हुए सूचना के आदान प्रदान तथा इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस में अधिक सहयोग पर जोर दिया। क्वाड का इंडो पैसिफिक कार्यान्वयन चरण में है, जिसे भारत द्वारा आयोजित आगामी क्वाड शिखर सम्मेलन में एक प्रमुख एजेंडा के रूप में माना जाएगा। कार्यान्वयन संबंधी व्यवस्थाएं। दोनों पक्षों ने हाइड्रोग्राफी सहयोग तथा हवा से हवा में ईंधन भरने में सहयोग को लेकर क्रियान्वयन व्यवस्था सुनिश्चित करने पर चर्चा की, जो रक्षा क्षेत्र में ठोस सहयोग की दिशा में कदम का संकेत है। गहन प्रशिक्षण क्षेत्र। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई, पनडुब्बी रोधी, ड्रोन रोधी युद्ध तथा साइबर जैसे विशेष प्रशिक्षण क्षेत्रों में सहयोग का साझा दृष्टिकोण उन्नत रक्षा क्षमताओं को विकसित करने की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। रक्षा उद्योग सहयोग। दोनों देशों ने माना कि रक्षा उद्योग और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोग पहले से मजबूत संबंधों को और मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने पोत निर्माण, मरम्मत और रखरखाव तथा एयरक्राफ्ट के रखरखाव, मरम्मत तथा कायाकल्प सहित सहयोग के संभावित क्षेत्रों की पहचान की। अंडर वाटर टेक्नोलॉजी में अनुसंधान। पानी के भीतर प्रौद्योगिकी के मामले में संयुक्त अनुसंधान में सहयोग तथा रक्षा स्टार्टअप्स के क्षेत्र में गठबंधन पर चर्चा की गई, जो रक्षा रणनीतियों में नवाचार एवं तकनीकी प्रगति का प्रतीक है। द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के पुनः पुष्टि। इन दोनों देशों ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई तथा रक्षा क्षेत्र में संयुक्त युद्धाभ्यास, आदान प्रदान और संस्थागत बातचीत सहित दोनों देशों के बीच सैन्य क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर असंतोष व्यक्त किया। भारतीय ऑस्ट्रेलिया संबंध अब तक कैसे रहे हैं, तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत ने सर्वप्रथम स्वतंत्रता से पूर्व राजनयिक संबंध स्थापित किए, जब भारत के वाणिज्य दूतावास को पहली बार वर्ष 1941 में सिडनी में एक व्यापार कार्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध उस समय ऐतिहासिक निम्न स्तर पर पहुंच गए जब ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भारत के वर्ष 1998 के परमाणु परीक्षणों की निंदा की थी। वर्ष 2014 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ एक यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो भारत के त्रुटिहीन अप्रसार रिकॉर्ड को मान्यता देते हुए परमाणु अप्रसार संधि के गैर हस्ताक्षरकर्ता देश के साथ अपनी तरह का पहला समझौता था। सामरिक संबंध, तो भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन, व्यापक सामरिक साझेदारी COP26 का प्रधानमंत्रियों की मुलाकात हुई थी। 2022 और 23 के भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन तथा विदेश मंत्रियों की बैठक सहित उच्च स्तरीय वार्ताओं तथा मंत्री स्तरीय यात्राओं की श्रृंखला हुई थी। रक्षा सहयोग में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता सितंबर 2021 में हुई और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री ने जून 2022 में भारत का दौरा किया। रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए जून 2020 में वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट MLSA पर हस्ताक्षर किए गए थे। संयुक्त सैन्य अभ्यास। ऑस्ट्रेलिया ने अगस्त 2023 में मालाबार अभ्यास की मेजबानी की, जिसमें भारत, जापान, अमेरिका ने भागीदारी की। भारत को 2023 में टैलिस्मैन सेबर अभ्यास में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। चीन कारक। ऑस्ट्रेलिया चीन संबंध कई कारणों से तनावपूर्ण बने हुए हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया द्वारा 5G नेटवर्क से हुआवेई पर प्रतिबंध लगाना, कोविड-19 की उत्पत्ति की जांच के लिए कॉल करना और शिनजियांग तथा हांगकांग चीन में मानवाधिकारों के उल्लंघन की निंदा करना। बहुपक्षीय सहयोग में है दोनों क्वाड, कॉमनवेल्थ, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA, आसियान क्षेत्रीय फोरम, जलवायु और स्वच्छ विकास पर एशिया प्रशांत साझेदारी के सदस्य हैं तथा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग ले चुके हैं। दोनों देश विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में 5 इच्छुक पार्टियों के सदस्यों के रूप में भी सहयोग कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग में एक महत्वपूर्ण सदस्य है और संगठन में भारत की सदस्यता का समर्थन करता है। आर्थिक सहयोग, तो आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, यह एक दशक में किसी विकसित देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित पहला मुक्त व्यापार समझौता है, जो दिसंबर 2022 में लागू हुआ। इसके परिणामस्वरूप ऑस्ट्रेलिया को होने वाले 96% भारतीय निर्यात, जो कि ट्रैफिक लाइनों का 98% है, पर तत्काल शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है और भारत को होने वाले ऑस्ट्रेलिया के 85% निर्यात मूल्य में पर शुल्क शून्य कर दिया गया है। सप्लाई चेन
रेजिलियंस इनिशिएटिव भारत और ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ त्रिपक्षीय व्यवस्था में भागीदार है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखलाओं के लचीलेपन को बढ़ाना चाहता है। द्विपक्षीय व्यापार ऑस्ट्रेलिया भारत का 17वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और भारत ऑस्ट्रेलिया का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2021 में 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह अगले 5 वर्षों में इसके लगभग 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। स्वच्छ ऊर्जा पर सहयोग फरवरी 2022 में देशों ने बेहद कम लागत वाले सौर और स्वच्छ हाइड्रोजन सहित नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की लागत को कम करने हेतु सहयोग के लिए नई और नवीकरणीय ऊर्जा पर आशय पर हस्ताक्षर किए। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए के तहत प्रशांत द्विपक्षीय देशों के लिए 10 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यूएयूडी की घोषणा की। दोनों देशों ने 3 वर्ष की भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप के लिए 5.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई है। भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों में क्या चुनौतियां हैं? तो ये अडानी कोयला खदान विवाद ऑस्ट्रेलिया में अडानी कोयला खदान परियोजना को लेकर विवाद हो गया था। कुछ कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया था जिससे दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव उत्पन्न हो गया था। वीजा मुद्दे हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में कार्य करने के इच्छुक भारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए वीजा प्रतिबंधों को लेकर चिंताएं हैं। आगे आता है भारतीय प्रवासियों के साथ हिंसा। हाल के दिनों में खालिस्तान समर्थकों द्वारा भारतीय प्रवासियों और मंदिरों पर किए गए हमले तनाव का मुद्दा रहा है। आगे की राह देखते हैं। तो साझा मूल्य हितों भौगोलिक स्थिति और उद्देश्यों के कारण हाल के वर्षों में भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध मजबूत हुए हैं। दोनों देश एक स्वतंत्र खुले समावेशी और नियम आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र की कल्पना करते हैं। एक तरफा या जबरदस्ती कार्रवाई को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए तथा किसी भी असहमति या संघर्ष की स्थिति से बचा जाना चाहिए। भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन जैसी पहलों के माध्यम से भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच नवीनीकृत संबंध भारत प्रशांत में नियम आधारित व्यवस्था सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने का अवसर देते हैं। 2018 क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, जापान, यूएसए। आसियान के मुख्य मुक्त व्यापार भागीदारों में कौन शामिल है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में तो 6 भी दे दिया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 1, 3, 4, 5 मतलब कि 2 नहीं है, कनाडा चीन नहीं है। अब आता है यहाँ पे हरियाणा का निजी क्षेत्र कोटा कानून क्या है? तो हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम 2020 को रद्द कर दिया है जिसमें निजी क्षेत्र के रोजगार में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 75% आरक्षण अनिवार्य था। न्यायालय ने कानून को असंवैधानिक और नागरिकों एवं नियोक्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला घोषित किया है। हरियाणा निजी क्षेत्र कोटा कानून क्या है? तो हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम 2020 राज्य सरकार द्वारा मार्च 2021 में अधिनियमित किया गया है था। कानून में 30,000 रुपये मूल रूप से 50,000 रुपये से कम मासिक वेतन वाले निजी क्षेत्र के रोजगार में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 10 वर्षों तक 75% आरक्षण का प्रावधान है। इस अधिनियम में कंपनियों, सोसाइटी, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म और बड़े व्यक्तिगत नियोक्ताओं सहित विभिन्न संस्थाएं शामिल थी। इसमें 10 या अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ता शामिल थे, लेकिन केंद्र या राज्य सरकारों और उनके संगठनों को छूट थी। हरियाणा राज्य के निवासी स्थानीय उम्मीदवार एक निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करने के आरक्षण का लाभ उठा सकता है। नोट है यहाँ पर है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड सहित अन्य राज्यों में भी निवासियों के लिए रोजगार आरक्षण विधेयक अथवा कानूनों की घोषणा की गई है। रोजगार कोटा विधेयक के तहत आंध्र प्रदेश के निवासियों के लिए 3/4 निजी नौकरियां आरक्षित है जिसमें 2019 में राज्य की विधानसभा द्वारा अनुमोदित किया गया था। हरियाणा द्वारा निजी क्षेत्र की नौकरियों में दिए गए आरक्षण संबंधी चिंताएं क्या है? तो फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन तथा अन्य हरियाणा आधारित एसोसिएशन ने यह कहते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि हरियाणा धरती के पुत्र की नीति शुरू का निजी क्षेत्र में आरक्षण सुनिश्चित करना चाहता है जो नियोक्ताओं के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि निजी क्षेत्र की नौकरियां पूर्ण रूप से कौशल तथा विश्लेषणात्मक विवेक पर आधारित होती है एवं कर्मचारियों को भारत के किसी भी हिस्से में कार्य करने का मौलिक अधिकार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नियोक्ताओं को स्थानीय उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिए बाध्य करने का सरकार का कृत्य संविधान के संघीय ढांचे का उल्लंघन है जो सार्वजनिक हित के विपरीत है एवं केवल एक वर्ग को लाभ पहुंचा रहा है।
हरियाणा सरकार ने तर्क दिया कि उसके पास संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत इस तहत के आरक्षण प्रदान करने की शक्ति है, जिसमें कहा गया है कि सार्वजनिक रोजगार में समानता का अधिकार राज्य को किसी भी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करने से नहीं रोकता है, जिनका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा सरकार ने कहा कि राज्य में रहने वाले लोगों के जीवन और आजीविका के अधिकार तथा उनके स्वस्थ रहने की स्थिति एवं रोजगार के अधिकार की रक्षा के लिए कानून आवश्यक था। अब हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया, तो न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 6 स्थानीय उम्मीदवारों पर त्रैमासिक रिपोर्ट अनिवार्य करती है और धारा 8 जो अधिकृत अधिकारियों को सत्यापन करने में सक्षम बनाती है कि इंस्पेक्टर राज्य स्थापित करने के रूप में आलोचना की गई। इंस्पेक्टर राज का तात्पर्य कारखानों और औद्योगिक इकाइयों पर सरकार द्वारा अत्यधिक विनियमन पर्यवेक्षण से है। न्यायालय ने कहा कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह कानून जन्म स्थान और निवास स्थान स्थान के आधार पर नागरिकों व नियोक्ताओं के खिलाफ भेदभाव करता है। अनुच्छेद 14 भारत के क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। कानून ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन किया, क्योंकि इसने योग्य तथा उपयुक्त स्थानीय उम्मीदवारों के बावजूद नियोक्ताओं द्वारा उन्हें नियुक्त करने पर अनुचित प्रतिबंध लगा दिया। न्यायालय का मानना है कि निजी नियोक्ताओं को केवल स्थानीय उम्मीदवारों के नियुक्त करने के लिए मजबूर करना संविधान की दृष्टि से अनुचित है, क्योंकि इससे राज्यों द्वारा अपने निवासियों के लिए समान सुरक्षा प्रदान करने हेतु व्यापक अधिनियम बनाए जा सकते हैं, जिससे ऐसी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं जो संविधान के निर्माताओं द्वारा बनाई गई थीं। रेत और धूल भरी आंधी तो चर्चा में क्यों है। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की हालिया बैठक में रेत और धूल की भरी आंधियों के दूरगामी परिणामों के पर प्रकाश डाला गया तथा उनके प्रभाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत सिफारिशें प्रस्तावित की गई हैं। तो रेत और धूल की भारी आंधी क्या है, तो रेत और धूल भरी आंधियाँ मौसम संबंधी घटनाएं हैं जो तब घटित होती हैं जब तेज हवाएं जमीन से बड़ी मात्रा में रेत और धूल के कण उठाती हैं, जब उन्हें लंबी दूरी तक ले जाती है। वे मुख्य रूप से शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। 2 अरब टन से अधिक धूल वायुमंडल में प्रवेश करती हैं। रेत और धूल भरी आंधी के स्रोत क्या है। UNCCD के अनुसार रेत और धूल भरी आंधियाँ प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारकों के कारण होती हैं। वैश्विक धूल उत्सर्जन का लगभग 75% दुनिया के शुष्क क्षेत्रों में प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न होता है। शेष 25% श्रेय मानवीय गतिविधियां मुख्यतः कृषि को दिया जाता है। अस्थिर कृषि पद्धतियां होती हैं और भूमि उपयोग का परिवर्तन, जल प्रवाह की दिशा को मोड़ना। उदाहरण के लिए कई दशकों के मध्य एशिया अधिकांश नदियों के जल को कृषि की ओर मोड़ने से अरल सागर में सिकुड़ गया है। यहाँ जलवायु संबंधित एम्पलीफायर है, शुष्कता और न्यूनतम वर्षा है, चरम मौसम की घटनाएं हैं। इसके प्रभाव क्या है, तो पर्यावरणीय प्रभाव जैसे कि मृदा का क्षरण, पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान, तूफानों द्वारा लाई गई नकारात्मक प्रजातियाँ। सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है, तो स्वास्थ्य पर प्रभाव है, आर्थिक हानि है और सामाजिक विघटन हो रहा है। वैश्विक निहितार्थ तो सीमा पार प्रभाव, जलवायु प्रतिक्रिया। नोट में देखते हैं यहाँ पर, तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की रिपोर्ट सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स और गाइड टू मिटिगेशन एडाप्टेशन पॉलिसी एंड रिस्क मैनेजमेंट मेसर्स इन एग्रीकल्चर के अनुसार रेत और धूल भरी आंधियां भी 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 11 को प्राप्त करने में एक कठिन चुनौती पेश करती है। रेत और धूल भरी आंधियों के प्रभाव को कम करने के प्रभाव तरीके क्या हैं, तो निवारक उपाय है मृदा की नमी प्रबंधन, नियामक ढांचा, पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं। तैयारी हेतु उपाय क्या है, तो प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, शिक्षा जागरूकता, आपातकालीन प्रतिक्रियाएं योजनाएं बनाना। समग्र रणनीतियां हैं तो बुनियादी ढांचे का विकास है, तकनीकी समाधान जैसे धूल को रोकने तथा स्थिरीकरण को लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। और फिर यहाँ पर UNCCD क्या है, मतलब संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम। तो यह सूखे प्रभाव का समाधान करने हेतु स्थापित एकमात्र विधिक रूप से बाध्यकारी ढांचा है। वर्तमान में इस अधिसमय में 197 पक्षकार है, जिनमें 196 पक्षकार देश तथा यूरोपीय संघ शामिल है। तो इसमें सभी लोगों को भोजन, जल, आश्रय एवं आर्थिक अवसर प्रदान कर सके। शुष्क, अर्ध शुष्क तथा शुष्क उप आर्द्र क्षेत्रों के प्रभाव का समाधान करता है।
प्रीलिम्स का देखिए क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख सकते हैं। अब आगे आता है एमिशन गैप रिपोर्ट 2023 चर्चा में क्यों है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्षक एमिशन गैप रिपोर्ट 2023 ब्रोकन रिकॉर्ड टेम्परेचर हिट न्यू हाई यट वर्ल्ड फेल्स टू कट एमिशन अगेन, जिसमें कहा गया है कि तापमान वृद्धि की खतरनाक स्थिति से बचने के लिए तत्काल जलवायु कार्रवाई महत्वपूर्ण है। उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट क्या है। एमिशन गैप रिपोर्ट उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट यूएनईपी की वार्षिक जलवायु वार्ता से पहले हर वर्ष लॉन्च की जाने वाली स्पॉटलाइट रिपोर्ट है। ईजीआर वर्तमान में देशों की प्रतिबद्धताओं के साथ वैश्विक उत्सर्जन और वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के स्तर के बीच अंतर को ट्रैक करती है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या है। तापमान वृद्धि के प्रक्षेप वक्र है, जैसे कि पेरिस समझौते के तहत मौजूदा प्रतिज्ञाओं ने विश्व को इस सदी के अंत तक पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2.5 से 2.9 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने की दिशा में अग्रसर किया है। पेरिस समझौता पार्टियों के साथ जैसे COP21 सम्मेलन में ऐतिहासिक पर्यावरण समझौता, जिसे जलवायु परिवर्तन इसके नकारात्मक प्रभाव को संबोधित करने के लिए वर्ष 2015 में अपनाया गया था। वैश्विक उत्सर्जन रुझान, इसमें 57.4 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड इक्वेटर का एक नया रिकॉर्ड सामने आया जो विगत वर्षों की तुलना में 1.2% अधिक है। G20 देशों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वर्ष 2022 में 1.2% की वृद्धि हुई है। प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों का उत्सर्जन है, तो उत्सर्जन को 5 प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ऊर्जा आपूर्ति उद्योग, कृषि एवं भूमि उपयोग परिवर्तन और वानिकी, परिवहन व भवन। समन प्रयास, तो ग्लोबल वार्मिंग पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच जाएगी। राष्ट्रीय स्तर से ये बिना शर्त के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को लागू करने की वृद्धि 2.9 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जा सकता है। शुद्ध शून्य प्रतिज्ञाएं, तो ये G20 देशों में से कोई भी अपने लक्ष्य के अनुरूप गति से उत्सर्जन कमी नहीं कर रहा है। प्रगति चुनौतियां क्या है, तो पेरिस समझौते के बाद से नीतिगत प्रगति ने कार्यान्वयन अंतर को कम कर दिया है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। उत्सर्जन अंतर को पाटने के लिए क्या सिफारिशें हैं, तो निम्न कार्बन विकास, वैश्विक निम्न कार्बन विकास परिवर्तनों के जीवाश्म ईंधन का निष्कर्षण और नियोजित उपयोग, समर्थन और वित्त पोषण, तो ये उत्सर्जन की अधिक क्षमता और जिम्मेदारी वाले देशों को अधिक महत्वाकांक्षी कार्रवाई करने तथा विकासशील देशों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होगी। निम्न और मध्यम आय वाले देशों, जो पहले से ही वैश्विक उत्सर्जन के 2/3 से अधिक के लिए जिम्मेदार है, अपनी वैध विकास आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को पूरा करना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड हटाना, भविष्य में कार्बन डाइऑक्साइड हटाने की आवश्यकता होगी। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड हटाने के नए तरीके साथ कई जोखिम हैं, जिनमें से एक मुख्य यह है कि तकनीक अभी तक विकसित नहीं हुई है। भारत में उत्सर्जन कम करने के लिए क्या पहले की गई हैं, तो देखिए यहाँ पर है भारत स्टेज यानी BS, इस समय 6 चल रहा है ना, BS4 से BS6 में मानदंड में लाया गया है। उजाला योजना, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, वर्ष 2025 तक भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण, भारत द्वारा अपने NDC का अद्यतन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम क्या है, तो यहाँ इसका परिचय देखते हैं। यह 5 जून 1972 को स्थापित एक अग्रणी वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है। यह वैश्विक पर्यावरण एजेंडा निर्धारित करता है, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत विकास को बढ़ावा देता है और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण हेतु आधिकारिक तौर पर वकालत करता है। मुख्यालय नैरोबी, केन्या। प्रमुख रिपोर्ट उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, फ्रंटियर, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लेनेट। प्रमुख अभियान क्या है, तो बीट पॉल्यूशन, UN 75, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड फॉर लाइफ। यहाँ पे प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख सकते हैं। ऑप्शन ए इसका सही है, संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए। तो देखिए इस प्रकार यह समाप्त होता है। तो हम लोग जो 22 नंबर कर रहे थे